तो चलिए आज के क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध 2026 के लिए जीके जेस के प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सभी लोग 14 और 17 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास जरूर देखकर जाइएगा। अगर आप सभी लोग 14 और 17 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास जरूर देखकर जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न उठाया गया है जो कि बार बार रिपीट होता है। अगर आप सभी लोग 100 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप सभी लोग 100 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो 100 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न उठाया गया जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीतू पांडे के द्वारा। चीतू पांडे के द्वारा बलिया में समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कुल प्रश्न आप सभी लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, तो ये कुल प्रश्न आप सभी लोग करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। प्रश्न कहता है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को हुआ था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए कि विजयनगर की स्थापना कब हुआ था तो याद रखिएगा 1336 में हुआ था। याद रखिएगा 1336 में हुआ था। और किसने स्थापना किया था तो हरियर एवं बुक्का ने। याद रखिएगा हरियर एवं बुक्का ने दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और बात किया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था तो याद रखिएगा हम्पी था, कर्नाटक के हम्पी था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अध्ययन से आप सभी का एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टेंड्रोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा टेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है। मानव शरीर में विटामिन क्या नहीं करता है। ऑप्शन में है पाचन में सहायता, ये तो विटामिन करता है। वृद्धि में सहायता, ये भी विटामिन करता है। औषधि के उपचार में सहायता, ये भी करता है। लेकिन कार्य शक्ति को आपूर्ति नहीं करता है, ये गलत है। लेकिन ये तीनों सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है। देखिए ये कुल प्रश्न आप सभी लोग एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा। ये कुल प्रश्न में आप सभी लोग एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा, क्योंकि इसे आप सभी को रट कर जाना है। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है तो याद रखिएगा तीसरा। तीसरा तत्व 10वां तत्व के समान दिखता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया है? तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। साहित्य के योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। याद रखिएगा तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठोस में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में ध्वनि होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस बार कईवीं जयंती मनाया गया है? तो याद रखिएगा 135वीं जयंती मनाया गया। याद रखिएगा 135वीं जयंती मनाया गया है। और इसका जन्म दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। याद रखिएगा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और इस बार इसका जयंती मनाया गया है 135वां। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस भारतीय को पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेंकट रमन रामकृष्ण, जो कि रसायन विज्ञान क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और ये कम से कम सतह को घेरती है। इस घटना के किस कारण संभव हो पाती है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृष्ठीय तनाव जैसे बरसात में ये जैसे कबाड़ी रहता है उसी फूल जाता है, तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण फूल जाता है। और वर्षा के बूंदे गोल-गोल उत्पन्न होता है, ये कुल पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? तो वेग शून्य हो जाता है। याद रखिएगा सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो वेग शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, यानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? देखिए एक और प्रश्न छप जाएगा, याद रखिएगा। कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो याद रखिएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, पिलास ये कुल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राज राजन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा डाइटम। डाइटम ये मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। जैसे बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा ये कुल मोनेरा समूह से संबंधित है, लेकिन डायटम मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो कैमा संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा 27% का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग, ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो यानी लैक्टिक अम्ल का संचय होना ये थकान का अनुभव कराता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन में। याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। और बात किया जाए कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदान, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदान, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा मेडुला गेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेडुला गेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दामिन ए को का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामिन ए को का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो याद रखिएगा संथाल परगना से था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना से था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा 1975 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है कौन सा जंगल? तो याद रखिएगा अमेजन वर्षा का वन, जो कि पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। याद रखिएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर और प्रश्न बन सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है उगते समय? तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। तो ये कुल प्रश्न आप सभी लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो याद रखिए काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की
कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। याद रखिएगा बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास एंड हो चुका है। क्लास एंड हो चुका है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, आप सभी लोग कितना सही किए हैं। आप सभी लोग कितना सही किए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, तब फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।